नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार स्पेशल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से टोटल 9 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। पिछले क्लास में हम लोग इस गुप्तकालीन बिहार जो इस बुक का 10वां चैप्टर है उसको डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, जिस वीडियो में हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज हम लोग इस क्लास में इस 10वें चैप्टर के बाकी के जो 15 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम लोग इस गुप्तकालीन बिहार के क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जरासंध की बैठक के बारे में हमें सबसे पहली बार कब पता चला, किसके द्वारा पता चला? तो जरासंध की बैठक का खोज जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जब वे भारत में बिहार के जगहों का खोज कर रहे थे। कब बिहार में जगहों का खोज कर रहे थे? 1861 से 62 के बीच में। तो उन्होंने एक गिरिक जगह है राजगृह में, वहां पर खोज किए। वहां पर एक जगह एक स्तूप मिला, जिस स्तूप का नाम क्या था? जरासंध की बैठक या जरासंध का थ्रोन। इस स्तूप के पुरातात्विक अन्वेषण के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने अनुमान लगाया जो ये जो स्तूप बना है, जिस स्तूप का नाम जरासंध का बैठक है, वे 500 एडी के आसपास का है। वे स्तूप 500 एडी के आसपास का है। ये स्तूप जो है जब फाहियान भारत में आया तब नहीं था। जब हुआनसियांग 635 ईस्वी में भारत में आता है तो रहा है। तो इसी अनुसार ये अंदाजा लगाते हैं जो लगभग में 500 एडी के आसपास ये स्तूप बना होगा राजगृह में। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको इसी अलेक्जेंडर कनिंघम के रिपोर्ट से मिलता है, जिसका हम यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। जो जरासंध की बैठक क्या है? एक स्तूप है, एक स्तूप है जिसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। जो इंफॉर्मेशन आपको जानकारी नहीं लेना उस स्तूप का डिजाइन क्या है, इसको हम जरासंध की थ्रोन भी कहते हैं। और ये क्या लिख रहे हैं? जो एज नो मेंशन इज मेड ऑफ एनी स्तूपा बाय फाहियान। फाहियान जब आया था भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, तो फाहियान जो है कोई भी स्तूप का मेंशन नहीं किया है। लेकिन जो हुआनसियांग है, ओनली दिस वन स्तूप इज मेंशन्ड बाय हुआनसियांग एंड जरासंध टावर इज द ओनली वन एग्जिस्टिंग ऑन द हिल। तो हुआनसियांग जब 635 ईस्वी में आया था तो उसने इस स्तूप का वर्णन किया है। तो इस आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम अंदाजा लगाते हैं जो कब बना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 500 एडी में बना होगा। और 500 एडी का जो टाइम है वो गुप्तकालीन टाइम है। गुप्तकालीन टाइम हम लोग कब से कब तक मानते हैं? 319 से लेके 550। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो गुप्त काल में। किसके अनुसार? अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? तो तिरभुक्ति जो नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार, बिहार को दो भाग में गंगा नदी बांटती है, एक नॉर्थ बिहार है और एक साउथ बिहार है। तो नॉर्थ बिहार में जो राज्यपाल कौन बना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र गोविंद गुप्त तिरभुक्ति प्रदेश का राज्यपाल बना था। जब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं तो उसी में ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र था गोविंद गुप्त, उसको तिरभुक्ति जो है प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। तो गोविंद गुप्त जो है इसका आंसर हो जाएगा। भुक्ति मतलब प्रांत होता था। गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति बोलते थे। तो तिरभुक्ति जो है उसका राज्यपाल किसको बनाया गया था? ये गोविंद गुप्त को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? बौद्ध बिहार जो बौद्ध धर्म के जो विश्वविद्यालय है, तो उसमें नालंदा ऑप्शन में दिया गया है, विक्रमशिला ऑप्शन में दिया गया है, उसके बाद औदंतपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नालंदा जो बौद्ध विहार है ये बना है आपको किसके टाइम पीरियड में? कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में। कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में बना है।
ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें पता चलता है? जो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में बना है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो दो स्टूडेंट है, एक हुआन सियांग और दूसरा इत सिंह, ये जो अपने बुक में लिखता है, ये अपने बुक में क्या मेंशन करता है? जो गुप्त वंश का राजा है सक्रादित, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया है। तो इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं सक्रादित कौन हो सकता है? तो कुमारगुप्त। तो हुआनसियांग और इत्सिंग जो चाइनीज बुद्धिस्ट हैं, उनकी बातों के आधार पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं और इतिहासकार बताता है जो बौद्ध विहार कुमारगुप्त, नालंदा बौद्ध विहार कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। कब? 450 एडी में के आसपास, 450 एडी के आसपास बनाया गया था। अब देखते हैं यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय तो गुप्त वंश के टाइम में बनता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। कुमारगुप्त के टाइम में बनता है। उसके बाद उदंतपुर विश्वविद्यालय। उदंतपुर विश्वविद्यालय पाल वंश का जो संस्थापक है गोपाल, जिसका टाइम पीरियड 750 ईस्वी से 770 ईस्वी माना जाता है, उसने उदंतपुर विश्वविद्यालय को स्थापित किया। उसके बाद धर्मपाल जो है ये क्या करता है? आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। इसमें लिखा जा रहा है धर्मपाल भारत का एक महान शासकों में से नाम लिया जाता है। धर्मपाल का नाम, उसने पाटलिपुत्रा में एक बड़े दरबार का आयोजन किया। वो स्वयं बौद्ध था और उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए जो विक्रमशिला, उदंतपुरा और नालंदा में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 19 का ए। देखिए थोड़ा सा पाल वंश के राजाओं का टाइम क्या है। गोपाल, इसने उदंतपुर विश्वविद्यालय बनाया है 700 से 744। उसका धर्मपाल 744 से 800। देवपाल 800 से 839। तो थोड़ा सा टाइम जो है इन लोग का टाइम लाइन जो है थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग इतिहासकार गोपाल का टाइम पीरियड अलग बताते हैं। जैसे देखिए आरसी मजूमदार एक इतिहासकार है, वे गोपाल का टाइम 750 से 770 बताते हैं। धर्मपाल का टाइम 770 से 810 बताते हैं। अब ये जैसे डीसी भट्टाचार्य है, ये गोपाल का टाइम 700 से 744 बताते हैं। तो हमको डिबेट में नहीं पढ़ना, एक मोटा मोटी आइडिया हमको होना चाहिए। जो गोपाल पहला राजा था, उसका धर्मपाल था, उसके बाद देवपाल था। तो इसमें उदंतपुर विश्वविद्यालय किसने बनाया था? उदंतपुर विश्वविद्यालय आपको गोपाल ने बनाया था। और उसके बाद धर्मपाल जो है दूसरा राजा, ये क्या करता है? आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाता है। तो याद रहेगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर दूसरे ज्ञान जो है जैसे तर्कशास्त्र, गणित सब भी पढ़ाया जाता था, लेकिन बीइंग प्राइमरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नालंदा हैज मेड थियोलॉजी कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड नॉलेज ऑफ थियोलॉजी मींट ए थोरो ग्रास्प ऑल द वर्क्स ऑन महायान। महायान मतलब बौद्ध धर्म दर्शन। तो महायान जो धर्म है बौद्ध का, उसके लिए ज्यादा फेमस था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है। देखिए फाहियान जो आया है, फाहियान का टाइम पीरियड हम लोग कब से कब तक देख रहे हैं? 405 से लेके 411। इस समय राजा कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा है। और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय बना भी नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय बना भी नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय 450 ईस्वी के आसपास कुमारगुप्त के द्वारा बनाया जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पहली बार हम लोग खबर किससे सुनते हैं? हुआन सियांग से सुनते हैं और उसके बाद इत्सिंग से सुनते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो फेमस स्टूडेंट है वे है हुआन सियांग और इत्सिंग। फाहियान जब भारत आता है तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बना भी नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय बना भी नहीं है, तो फाहियान उस स्कूल में कैसे पढ़ सकता है जो स्कूल ही नहीं बना है? लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है तो हमें मालूम होना चाहिए, उस ऑप्शन के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में। ये हम लोग किस लिए मान रहे हैं ये आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? क्योंकि फाहियान जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आया था। ये अलग बात है जो फाहियान नालंदा विश्वविद्यालय नहीं गया है।
क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटा जो होगा कुमारगुप्त, उसके समय ये नालंदा विश्वविद्यालय बनेगा, और उसमें जो चाइनीज विद्यार्थी आएंगे उसमें आएगा कौन, आपको हुआन सियांग और इत्सिंग। हुआन सियांग और इत्सिंग दो पहला चाइनीज स्टूडेंट होता है जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें बताता है। फाइयान नालंदा विश्वविद्यालय नहीं गया ना फाइयान, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया, ये बात सही है। तो क्वेश्चन को आप लोग समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो इसका आंसर नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाइयान किसके शासनकाल में आया था, तो आंसर तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है। कनिष्क के समय तो नहीं आया था फाइयान, अशोक के समय फाइयान नहीं आया था, हर्ष के समय भी फाइयान नहीं था। हर्ष के समय कौन आया था, हुआन सियांग। एच फॉर हर्षवर्धन और एच फॉर हुआन सियांग, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। एच से हुआन, एच से हर्ष, तो हुआन सियांग किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको समझ में आ गया। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम क्या है, 375 से 415, और कुमारगुप्त का टाइम क्या है, 415 से लेके 455। नालंदा विश्वविद्यालय कब बना है, 450 के आसपास। और ये जो फाइयान का टाइम जो है 405 से लेके 411। अलग अलग बुक में थोड़ा सा 399, 415, थोड़ा सा जो फाइयान का डेट है भारत में, उसमें थोड़ा आपको अलग बुक में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अलग मिल जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर आपको मिलेगा किसी भी बुक में, जो फाइयान जो है आपको कब आया है भारत में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है, लगभग में 400 ईस्वी के आसपास आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके वर्णन में यह है कि मध्य भारत के सभी देश में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाइयां दी जाती थी। तो यह इंफॉर्मेशन किसका है, फाइयान का है। फाइयान जो है जब भारत में आया था, और उस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जब भारत में आया था, तो ये भारत का जो बिहार है, यूपी है, बंगाल है, वहां का इंफॉर्मेशन लिखा, उसका वर्णन किया है। और उसी में वो क्या लिख रहा है, जो हम आपको पढ़ के थोड़ा बताते हैं। ये फाइयान का जीवनी का वर्णन है। ये लिख रहा है, एज रिगार्ड्स पब्लिक फिलोंथ्रोपी इन डूइंग सोशल सर्विस फाइयान। यहाँ फाइयान बोल रहा है, जो आदमी सब जो था भारत का, ये लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा दान करते थे। द elders and gentry of countries have instituted in their capitals free hospitals। जो बड़े थे और जो धनी आदमी थे, वो लोग अस्पताल बनाए हुए थे जहां पर गरीब और असहाय लोगों का इलाज होता था। किसका किसका इलाज होता था, ऑल पुअर एंड हेल्पलेस पेशेंट, अनाथों का इलाज होता था, विधवाओं का इलाज होता था। दे ऑल वेल टेकन केयर ऑफ, ए डॉक्टर अटेंड्स देम, फूड एंड मेडिसिन बीइंग सप्लाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो इन्हें दवा और भोजन दिया जाता था। तो ये सब इंफॉर्मेशन फाइयान बता रहा है अपनी जीवन यात्रा में। जो यहाँ के जो लोग थे, बहुत ही दानी लोग थे। वो लोग गरीबों को, जो विधवा है, जो अनाथ है, उसको डॉक्टर वहां पर देख रेख करता था, उसको भोजन देता था, उसको दवा देता था। तो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से हमको मिलता है, फाइयान से। तो फिर से देख लेते हैं, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहां रोगियों को मुफ्त भोजन और दवा दी जाती थी। तो यह इंफॉर्मेशन फाइयान का है। इत्सिंग जो है, इत्सिंग तो एक स्टूडेंट है। ये कब आया है, 672 ईस्वी में, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। हुआनसियांग ये भी स्टूडेंट है, ये हर्षवर्धन के समय भी रहता है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। मेगास्थनीज तो आपको किसके समय में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है, 305 बीसी में आता है। ये भी पाटलिपुत्रा का इंफॉर्मेशन देता है, पाटलिपुत्रा की प्रशंसा करता है। लेकिन ये नहीं बताता है जो धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे। ये सब जो मगध का जो प्रशंसा करता है, मगध के लोगों को दानी बताता है, ये कौन है, फाइयान। याद रखिएगा, फाइयान जो गुप्त वंश में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का आरंभ होता है। गुप्त संवत का आरंभ कब होता है, तो 320 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 319 भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 320 ईस्वी यहाँ पर है, तो 320 ईस्वी को हम लोग मानेंगे 319, क्योंकि इसी 320 319 को हम लोग मानते हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो है
गुप्त वंश को स्थापित करता है, गुप्त वंश की समृद्धि को महत्वपूर्ण बनाता है। तो गुप्त संवत का प्रवर्तन कब हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जिसके बाद के लेखों में गुप्त संवत कहा गया, जिसे इतिहासकार गुप्त संवत कहते हैं। फ्लीट के गणना के अनुसार, फ्लीट एक विदेशी इतिहासकार है, उन्होंने गणना किया इतिहास के अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर इस संवत का प्रचलन कब किया गया था? 319 या 320 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुप्त संवत आरंभ हुआ है कब? 320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? तो भारत का नेपोलियन जो है एक विदेशी इतिहासकार है, डॉक्टर V.A. स्मिथ। विदेशी इतिहासकार डॉक्टर V.A. स्मिथ जो है वे समुद्रगुप्त की प्रशंसा जब वे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में जब इनको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो समुद्रगुप्त भारत के कई राजाओं को पराजित किया, भारत के जो उत्तर में राजा सब था, भारत अर्थात उत्तर भारत का राजा, दक्षिण भारत का राजा, इस सबको पराजित किया, पूर्वी भारत के राजाओं को पराजित किया। तो इसके पराक्रम के अध्ययन करने के बाद डॉक्टर V.A. स्मिथ इतिहासकार ने चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त की तुलना यूरोप के नेपोलियन से किया। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई है? नेपोलियन से किया है। किसने किया? तो डॉक्टर V.A. स्मिथ ने किया, जो ही वाज इंडियन नेपोलियन। अब भारत के जो इतिहासकार सब हैं वे कहते हैं जो नहीं, समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी अच्छा आदमी था। नेपोलियन तो नेपोलियन जो है यूरोप को परेशान कर दिया था। नेपोलियन का जो अंत हुआ बुरा अंत हुआ। समुद्रगुप्त ऐसा नहीं था। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया, लेकिन उसे सिंहासन से हटाया नहीं, उसे वहीं पर शासन करने दिया। और समुद्रगुप्त का जो अंत है बुरा अंत नहीं था, जैसे नेपोलियन जो है दुखी होकर मरा। तो इस तरीके से भारत के इतिहासकार तो कहते हैं जो समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन से अच्छा राजा था, नेपोलियन से अच्छा उसका बुद्धि था। लेकिन जो विदेशी विद्वान है, विदेशी इतिहासकार, खास करके डॉक्टर वी ए स्मिथ जो है वो उन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया है और उसे लिखा है भारत का नेपोलियन। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो याद रखिएगा, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किसने की है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय प्राप्त की। ये सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के विजय प्राप्त करने के कारण ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम में विक्रमादित्य ऐड किया गया। अगर ये सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र पर विजय नहीं प्राप्त करता तो ये विक्रमादित्य अपने नाम में ऐड भी नहीं करता। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये किसको हराया सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में? तो शक राजा, शक वंश का राजा था। जो शक वंश का राजा का क्या नाम है? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय जो शक वंश का राजा है उसको यहाँ पर हराता है। और ये जो रुद्र सिंह तृतीय है ये आखिरी शक राजा है जिसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो शक की जो कहानी स्टार्ट होती है, उस शक की कहानी को खत्म कौन करता है भारतीय इतिहास में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही शक की कहानी खत्म करता है। उसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम शक के बारे में कभी भी नहीं पढ़ते हैं। जो हम लोग शक की कहानी कब स्टार्ट किए थे? शक के बारे में हम लोग पढ़े थे जब मौर्य वंश का पतन हो गया था। मौर्य वंश का पतन हो गया था तो भारत में 4 विदेशी आक्रमणकारी आए थे। पहला इंडो ग्रीक, दूसरा शक, तीसरा कुषाण, चौथा पार्थियन या इंडो पार्थियन। ये जो शक की कहानी मौर्योत्तर काल में स्टार्ट हुआ, ये शक की कहानी खत्म कब होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक की कहानी खत्म होता है। तो याद रखिएगा, जो शक राजा कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करता है चंद्रगुप्त, और ये गुजरात और कठियावाड़ का इलाका, जो सौराष्ट्र का इलाका है, उसको अपने साम्राज्य में मिलाता है। उसको अपने साम्राज्य में मिलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। समुद्रगुप्त ने इस इलाके को नहीं जीत पाया था। समुद्रगुप्त इस इलाके को नहीं जीत पाया था। स्कंदगुप्त को इस इलाके को जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि स्कंदगुप्त का जो दादाजी हुआ चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त का पिता कौन हुआ? स्कंदगुप्त का पिताजी हुआ कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त के पिताजी कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के पिताजी हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो स्कंदगुप्त को इस इलाके को नहीं जीतना पड़ा, क्योंकि स्कंदगुप्त के जो दादाजी हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, वे अपने पोता के लिए ये इलाका जीत के रख दिए थे। तो और समुद्रगुप्त इस इलाके को नहीं जीत पाया था। चंद्रगुप्त वन कितनी की उपलब्धि इस इलाके में जीतने की कुछ है ही नहीं। चंद्रगुप्त वन केवल गुप्त वंश की स्थापना किया। तो हम लोग देख लें यहाँ चारों ऑप्शन में जो नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति जो गुप्तकालीन इतिहास को जानने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का संदीप विग्रह मंत्री और सचिव भी था। ये हरिसेन ने ही इसकी रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति का। तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति जिसे समुद्रगुप्त और गुप्त वंश का इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है। इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? हरिसेन। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया? तो दक्षिण भारत में जिस गुप्त शासक ने सफल अभियान किया वो कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने किया। और ये दक्षिण भारत के जो 12 राजा थे, दक्षिण पथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं का नाम मिलता है। ये राजा और का नाम कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के 19वें और 20वें लाइन में। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, जो अशोक के द्वारा जिस पर पहली बार लिखाया गया था, उस प्रशस्ति पर हमको समुद्रगुप्त का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। उस प्रशस्ति के 19वें और 20वें लाइन में लिखा गया है जो समुद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करता है, और उस 12 राजाओं का नाम भी दिया गया है। तो यहीं से हमको पता चलता है जो किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, और उसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। और पराजित करने के बाद उसे बोला जो आप लोग यहाँ पर शासन कीजिए, हम आपको देखिए। इन राज्यों को पहले तो समुद्रगुप्त ने जीता, किंतु फिर कृपया करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उसकी इस नीति को हम धर्म विजयी राजा की नीति कहते हैं। उसे यह नहीं कहा जो अब हम यहाँ पर शासन करेंगे। तो दक्षिण भारत में ये समुद्रगुप्त राजा को पराजित करके राजा को ही शासन करने दिया। यही पॉलिसी अलाउद्दीन भी यूज करता है। अलाउद्दीन जब दक्षिणी भारत पर अटैक करता है तो वहां के राजाओं को ये नहीं कहता जो आप हटो, हम यहाँ पर शासन करेंगे। अलाउद्दीन भी यही पॉलिसी अपनाता है। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत पर अटैक करता है तो यहाँ के राजाओं को पराजित करके वहां पर खुद ही शासन करना शुरू करता है, जिसके कारण वो पूरे साम्राज्य को संभाल नहीं पाता है, और तुगलक वंश का जो है तुगलक वंश कमजोर हो जाता है। तो अलाउद्दीन ज्यादा समझदार था, वो समुद्रगुप्त के जो पॉलिसी थी उसी को अपनाया। अलाउद्दीन समुद्रगुप्त की पॉलिसी को अपनाया। और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान आदमी था, बहुत विद्वान आदमी था, लेकिन वे जो इतिहास से सीख नहीं लिया और गलती किया और साम्राज्य को कमजोर कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग देखें जो दक्षिण भारत पर जो गुप्त वंश का शासक अभियान किया था वो था समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में हमको मिलता है समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त जो आपको उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त करता है, उसका इंफॉर्मेशन हमको समुद्रगुप्त का इंफॉर्मेशन प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। जो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? उसके सचिव, समुद्रगुप्त के सचिव हरिसेन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या है? हून का आक्रमण। हून जो है आपको हम लोग पढ़ते हैं हून के बारे में गुप्त काल में ही। गुप्त काल में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के टाइम, कुमारगुप्त का जो अंतिम टाइम था उस समय भारत में हून लोग आक्रमण करता है। और हून जो है, हून के कारण गुप्त वंश कमजोर हो जाता है। हून के कारण गुप्त वंश कमजोर हो जाता है। उसके बाद गुप्त वंश के पतन का कारण में एक हून आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण में हून आक्रमण था। उसके बाद जो गुप्त वंश के राजा कमजोर हो गए थे, जो परवर्ती गुप्त जो है अर्थात स्कंद गुप्त के बाद जो गुप्त वंश के राजा सब है वो लोग कमजोर है, तो कमजोर शासक भी एक कारण है। प्रशासन का सामंती स्वरूप, जो गुप्त साम्राज्य था उसमें जो है अलग अलग साम्राज्य अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, और ये सब सामंत के रूप में काम करते थे।
सामंत के रूप में काम करते थे। और ये सामंत जो है साम्राज्य जो राजा का बात है उसको नहीं मानता था, अपना मनमाना करता था। जब देखता था राजा कमजोर हो रहा है तो ये शक्तिशाली हो जाते थे सामंत। तो प्रशासन का सामंती रूप होने के कारण भी गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। और आर्थिक संकट ऐसा भारत में कुछ नहीं आया था जिसके कारण गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ। तो इसका ऑप्शन आर्थिक संकट नहीं होगा, लेकिन हून का आक्रमण सही ऑप्शन है। शासक जो था वो कमजोर हो गया था और प्रशासन का सामंती रूप भी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। तो देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या क्या बुक में लिखा गया है। 2 शताब्दियों के निरंतर उत्थान के पश्चात शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य इस वंश के अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात पतन की दिशा में तेजी से उन्मुख हुआ। यद्यपि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी ने किसी न किसी रूप में 550 ईस्वी तक मगध पर अधिकार रख सकने में सफलता प्राप्त की, परंतु उसके पश्चात भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण युग का दावेदार गुप्त साम्राज्य सदा के लिए खत्म हो गया। इतिहासकार जो मानते हैं सामान्य तौर पर इस साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी मान सकते हैं। पहला, अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। दूसरा, शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप। दूसरा यही शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप। उच्च पदों पर अनुवांशिक अधिकारी, अनुवांशिक मतलब जिस आदमी को शासन में होना चाहिए अपनी काबिलियत के आधार पर उस लोगों को शासन में नहीं रखा जाता था। अनुवांशिक, अगर पिताजी हैं शासन में तो उसका बेटा ही ये पोस्ट धारण करेगा। तो इसको कहते हैं अनुवांशिक आधार पर जॉब प्राप्त करना। तो जो काबिल आदमी है जिसको होना चाहिए अपनी शक्ति के कारण, वैसे आदमी को जो सेना में नायक नहीं बनाया जाता था, केवल अनुवांशिक आधार पर उच्च पदों पर नियुक्ति होती थी। ये भी कारण हुआ साम्राज्य के पतन का। प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार, बाह्य आक्रमण में हून आक्रमण को हम लोग देखते हैं, और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी। तो ये सब कारण दिया गया है गुप्त साम्राज्य के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो याद रखिएगा मिहिर कुल कौन है? एक हून राजा है। हून राजा है, हून राजा है मिहिर कुल। इस मिहिर कुल को कौन पराजित करता है? तो नरसिंह गुप्त नामक गुप्त राजा पराजित करता है। नरसिंह गुप्त का भी टाइम देखिए, यहाँ पर हम लोग देखे थे नरसिंह गुप्त का टाइम देखिए। नरसिंह गुप्त जो है इसका टाइम क्या है? 495 से लेके 530, 495 से लेके 530। इसी नरसिंह गुप्त के समय भी एक हून राजा भारत पर अटैक करता है जिसका नाम क्या है? मिहिर कुल। जिसका नाम क्या है? मिहिर कुल। इसको तो पहले नरसिंह गुप्त जो है मिहिर कुल को पराजित कर देता है, लेकिन ये नरसिंह गुप्त भी बौद्धिस्ट रहता है और ये मिहिर कुल को माफ कर देता है। ये मिहिर कुल को माफ कर देता है। देखिए यहाँ पर कहानी है, थोड़ा सा पढ़ लेते देखिए। मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग में उसने अपनी सुदृढ़ कर लिया। उसकी सबसे बड़ी सफलता हूनों को पराजित करना। ये नरसिंहगुप्त ने हून को पराजित किया था। हून नरेश मिहिर कुल बड़ा क्रूर और आतताई था। इसके बारे में क्या है? जो मिहिर कुल बड़ा क्रूर और आतताई था। हुआनसांग के विवरण से पता चलता उसने मगध के राजा बालादित्य नरसिंह बालादित्य पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर आको से मुक्त कर दिया। अब बालादित्य जो है ये नरसिंह बालादित्य मिहिर कुल को पराजित कर दिया, लेकिन उसको अपनी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया। राजनीतिक दृष्टि से उसका यह कार्य अत्यंत मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा। जो हून इतना शक्तिशाली था, इतना क्रूर था, उसको पराजित करने के बाद मार देता हून को, लेकिन ये अपने दुश्मन को जिंदा रखा क्योंकि ये बुद्ध धर्म का था। हुआनसांग ने जिस बालादित्य का उल्लेख किया है उसके समीकरण के विषय में मतभेद है। संभवतः वह नरसिंह गुप्त बालादित्य है। तो नरसिंह गुप्त बालादित्य के बारे में यह माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं, जो मिहिर कुल को पराजित किया, फिर पराजित करने के बाद इसको छोड़ दिया था, मारा नहीं, क्योंकि इसकी माता ने उसे कहा जो दुश्मन को नहीं मारते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। नरसिंह गुप्त का टाइम क्या है? 495 से 530। और ये लास्ट क्वेश्चन है। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने के विद्वान कौन कौन? तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल के जो विद्वान आदमी वो कौन है? बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। याद रखिएगा इस काल के विख्यात विद्वान में बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण है गुप्त काल में। आर्यभट्ट का बुक का क्या नाम है? आर्यभट्टीय।
बराहमिहिर के बुक का भी आपको यहाँ पर नाम दिया गया, उसका प्रमुख है बृहजताक। उसकी अन्य रचना है पंच सिद्धांतिका, लघु जातक। तो इतना नाम नहीं याद रखना बुक सबका, लेकिन याद रखिएगा कम से कम नाम। जो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोग हैं वे हैं बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। पाणिनि जो है आपको किसके टाइम में है? पाणिनि। तो पाणिनि याद रखिएगा मौर्य काल में पाणिनि है। मौर्य काल का इंफॉर्मेशन हमको पाणिनि से मिलता है, पाणिनि से मौर्य काल का मिलता है। पतंजलि जी जो है वे आपको शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमको पतंजलि से इंफॉर्मेशन मिलता है। तो याद रखिएगा पाणिनि, पतंजलि। तो पतंजलि जो है बताते हैं जो पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन अटैक किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए जो बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त हैं ये गुप्तकालीन है, पाणिनि गुप्तकालीन नहीं है, ये गुप्त काल से पहले के हैं पाणिनि। तो हम लोग गुप्तकालीन बिहार के जो टोटल 31 क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा पूरा ये गुप्तकालीन इतिहास बिहार के संदर्भ में जो इम्तियाज अहमद जी के द्वारा संकलित क्वेश्चन है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस डिस्कशन का पीडीएफ या पीपीटी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। थैंक यू।